हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, साथ ही देखेंगे कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। फिर हम लीनियर इंडिपेंडेंट देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैट्रिसेस में ट्रांसलेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे डायलेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। ये हमारी 6th वीडियो है। आई होप आप सारी वीडियोस लाइन से देखते आ रहे होंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप किसी वीडियो में आएंगे तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सारी वीडियोस आपको लाइन से देखना है। यह है आपका सिलेबस। आज हम ऊपर के सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पेशेंस के साथ सुनना है आप। वैसे बड़ा आसान है। अब ये कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे लीनियर इंडिपेंडेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, वेक्टर स्पेस पे क्वेश्चन है, ये भी वेक्टर स्पेस पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। ये क्वेश्चन बेसिस पे आया हुआ है और ये क्वेश्चन आया लीनियर स्पैन पर। ये भी क्वेश्चन हम सब देखेंगे। ओके, आज के लेक्चर के बाद आपको सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है और मैं आपसे कहूं कि इसकी रैंक निकालिए, तो आप इसकी रैंक निकालेंगे। रैंक निकालना तो आपको आता है। मान लीजिए आपने इसकी रैंक निकाली, रैंक आई 2। फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो रैंक 2 आई है वो इस मैट्रिक्स के बारे में क्या बता रही है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो ये रैंक बता रही है। मतलब ये 3x3 की मैट्रिक्स है। मान लीजिए मैंने 3x3 की मैट्रिक्स बना ली, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। आपने इसकी रैंक निकाली, रैंक आई 2। तो आप बोलेंगे इसमें जो 2 रो है वो नॉन जीरो है और 1 रो जीरो है। रैंक यही बताती है। रैंक ये बताने के साथ साथ एक चीज और बताती है कि इस मैट्रिक्स में कितनी लीनियर इंडिपेंडेंट रो है और कितनी लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम है। इंडिपेंडेंट कॉलम। तो जब इस मैट्रिक्स की रैंक 2 आई तब हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स में 2 लीनियर इंडिपेंडेंट रो हैं और 2 लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम। पर इस मैट्रिक्स में तो 3 रो 3 कॉलम है। तो जब 2 लीनियर इंडिपेंडेंट रो हुई तो जो बची 1 रो है वो होगी लीनियर डिपेंडेंट। और जो 1 कॉलम बचा वो है लीनियर डिपेंडेंट। आप समझे कि रैंक क्या क्या चीज बताती है। एक तो रैंक बताती है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, साथ में रैंक ये भी बताती है कि उस मैट्रिक्स में लीनियर इंडिपेंडेंट रो कितनी है और लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम कितनी है। यदि रैंक 2 आई है मतलब उसमें 2 रो ऐसी है जो लीनियर इंडिपेंडेंट है और 2 कॉलम ऐसे हैं जो लीनियर इंडिपेंडेंट है, और बाकी जो कॉलम बचे और बाकी जो रो बचे वो होंगे लीनियर डिपेंडेंट। इतना आपको क्लियर हुआ? अब ये तो रैंक ने बताया रो और कॉलम के बारे में, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा मैट्रिक्स क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियर डिपेंडेंट, पूरे मैट्रिक्स की बात हो रही है, यहाँ रो या कॉलम की बात नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या है, चलिए उसके लिए देख लेते हैं। चलिए वो मैट्रिक्स में फिर से बनाता हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये वो मैट्रिक्स है 3x3 का। यदि इस मैट्रिक्स की एक भी रो ऐसी होती है जो लीनियरली डिपेंडेंट होती है तो हम कहेंगे कि ये पूरा मैट्रिक्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन यदि तीनों रो इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट रहती है तो हम कहेंगे कि ये पूरा मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट ये किस पर डिपेंड करता है? ये उसकी रैंक पर। और रैंक निकालना तो आपको आता है। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं। मैंने क्या कहा कि रैंक क्या बताती है। यदि रैंक 2 आई इस मैट्रिक्स की, 3x3 का है, 2 आई, तो इसका मतलब 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है और 1 लीनियरली डिपेंडेंट रो।
यदि एक भी लीनियरली डिपेंडेंट रो हो गई मतलब ये पूरा मैट्रिक्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और यदि इसकी रैंक 3 आती मतलब तीनों रो इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट होती तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये चीज आपको समझ आ गई। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। देखिए यहां से हम एक कंक्लूजन पे और पहुंच सकते हैं। जब हम इसकी रैंक निकालेंगे, रैंक कैसे निकालेंगे 3x3 के मैट्रिक्स की, तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है उसे चेक करेंगे, क्या वो जीरो तो नहीं है। यदि वो जीरो होगा तो मतलब रैंक उसकी लेस देन n हो जाएगी, और यदि नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसकी रैंक n हो जाएगी। मतलब माइनर सॉल्व कैसे करते हैं, इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। यदि डिटरमिनेंट की इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो मतलब उसकी रैंक हो जाएगी n, और डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाती है तो हम कहेंगे कि उसकी रैंक हो गई लेस देन n। और जैसे ही लेस देन n हुई मतलब उसकी एक ना एक रो ऐसी हो जाएगी जो लीनियरली डिपेंडेंट होगी, मतलब हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो होगा जीरो। और यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम कहेंगे कि उसका जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये आपको कंक्लूजन याद रखना है। ऐसा क्यों निकाला मैंने, क्योंकि रैंक निकालते कैसे हैं, हाईएस्ट ऑर्डर माइनस है ना, और माइनर को हम सॉल्व कैसे करते हैं डिटरमिनेंट से। यदि इक्वल टू जीरो आएगा मतलब उसकी रैंक कम होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या उसकी ऑर्डर से कम होगी, मतलब एक ना एक रो ऐसी हो जाएगी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। मैं बड़े धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको और समझ आएगा, लेकिन ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये कंक्लूजन कहां से आया ये भी मैंने आपको भी बता दिया। चलिए ये क्वेश्चन करिए, हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट। तो मैंने क्या कहा, सबसे अच्छा तरीका कि इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। यदि डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आता है तो होगा लीनियरली डिपेंडेंट, और नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा ये याद कैसे रखना है कि डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। याद कैसे रखोगे कि डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है, डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है ना, और डी से डी याद रखिए, इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट। चलिए इसका चेक करते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, -15 -36, तो ये तो नॉन जीरो आ रहा है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये तो मैट्रिक्स हो गया। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी दो रो ऐसी हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दो कॉलम ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए 3x3 का। इसमें बताइए कि लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसकी रैंक निकालिए। रैंक क्या आएगी, रैंक नहीं, इसकी पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए। मतलब यदि जीरो आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन जीरो आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो डिटरमिनेंट निकालिए, 9 -24 -2 इंटू 12 +3, 12 -3 -15 -12 प्लस 20। ओके ये तो जीरो आ रहा है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो है लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि इसकी रैंक फिर क्या आ रही है। अब रैंक कैसे निकाल लीजिए, रैंक निकालिए। मान लीजिए इसकी जब इसका डिटरमिनेंट ए जीरो आ गया तो इसका 2x2 का माइनर देखिए। अब कोई सा भी माइनर देख सकते हैं, ये वाला भी माइनर देख सकते हैं, ये माइनर देख सकते हैं, कोई सा भी। हम ये वाला माइनर देखते हैं तो 1 -4 -3, मतलब इसका जो 2x2 का माइनर है वो नॉन जीरो आ रहा है, मतलब इसकी रैंक जो हो गई वो 2 हो गई। यदि इसकी रैंक 2 है तो हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि इसमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हैं और दो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है, और एक लीनियरली डिपेंडेंट रो है और एक लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम। ठीक है, और वैसे पूरा मैट्रिक्स फिर क्या हो जाएगा, पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि एक भी रो यदि लीनियर डिपेंडेंट हो तो पूरा मैट्रिक्स लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी करिए। चलिए ये क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करिए। हम इसको डिटरमिनेंट वाली मेथड से करते हैं जो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, शॉर्टकट टाइप। तो ये क्या हो रहा है, 1
168 ओके, प्लस 6 चौको 24 दूनी 48 प्लस 12 चौको 48, माइनस माइनस प्लस हो ही रहा है, माइनस 14 दूनी 28 प्लस 16 अट्ठे 128 36 18 18 6 108 प्लस 100, इनको ऐड करिए, 8 3 24 2 12 4 16 6 2 माइनस 8 3 24 की 4 असल के 2 6 2, तो ये तो आ रहा है 0। जब इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब ये मैट्रिक्स क्या हुआ, ये मैट्रिक्स हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसकी रैंक भी निकाल लीजिए, जब इसका 3 क्रॉस 3 का माइनस 0 है तो 2 क्रॉस 2 का देखिए, 2 क्रॉस 2 का नॉन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इसकी रैंक आ रही है 2। रैंक 2 आ रही है मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है और 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है और एक लीनियरली डिपेंडेंट सॉरी एक लीनियरली डिपेंडेंट रो और एक लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम। ये सारे कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यदि मैट्रिक्स दिया होता है ना ऐसा, लेकिन कई बार क्वेश्चन मैट्रिक्स के फॉर्म में ना देकर वेक्टर के फॉर्म में दिए होते हैं, वेक्टर के फॉर्म में दिए होते हैं, मैट्रिक्स नहीं आता एग्जाम में, वेक्टर दे देते हैं और उसमें बताना होता है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस, यदि कोई आपसे पूछे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है तो आप बोलेंगे वेक्टर स्पेस होता है सेट ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है, सेट ऑफ वेक्टर्स। और यदि कोई पूछे वेक्टर क्या होता है फिर, तो आप बोलेंगे रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को वेक्टर भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ये तो आपको पता है क्या होता है, ये है रो मैट्रिक्स और ये है कॉलम मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स को वेक्टर कहते हैं और इन्हीं मैट्रिक्स के सेट को वेक्टर स्पेस कहते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, बस इतना ही आसान है वेक्टर स्पेस, यही डेफिनेशन है कि वेक्टर स्पेस क्या है। यदि कोई पूछे तो आप कहेंगे सेट ऑफ वेक्टर, और वेक्टर क्या है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल। चलिए तो फिर इन पर कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास वेक्टर v जो कि है 1 डायमेंशनल। यहां r1 क्या बता रहा है, r है रियल नंबर और 1 है डायमेंशनल, डायमेंशन कितने डायमेंशन में है ना। तो r डॉट r1 को मतलब इसका मतलब यह है कि एक ऐसा वेक्टर जिसमें एक ही वेरिएबल हो और x जो है वो रियल नंबर को डिनोट करेगा। जैसे जैसे हम कह सकते हैं 1 2 या 4 या सो ऑन 100 भी कह सकते हैं, है ना। ये है आपके वेक्टर स्पेस, वेक्टर ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर्स का सेट है ना, सेट ऑफ वेक्टर्स। तो ये वेक्टर स्पेस है जो कि R1 है, मतलब 1 डायमेंशनल। इसी तरह VR2, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है 2 डायमेंशनल। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि x y, यहां x एंड y रियल नंबर को डिनोट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे 1 2 या 2 5, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, 100 1000 एंड सो ऑन, है ना। तो ये है VR2, 2 डायमेंशनल है इसलिए दो एलिमेंट, और ये सेट है वेक्टर्स का इसलिए तो ये क्या है, वेक्टर स्पेस, ये सारे वेक्टर है। इसी तरह VR3, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 डायमेंशनल हुआ, मतलब x
वाई जेड, जहां पर एक्स वाई और जेड जो है वो रियल नंबर को डिनोट करेंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इसके एग्जाम्पल हो गए 1, 4, 5 या फिर 10, 20, 5 या कुछ भी नंबर एंड सो ऑन, 10, 11, 12। ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह यदि हम वी आर एन बोले, मतलब एन डायमेंशनल, तो इसकी डेफिनेशन होगी x1, x2, x3 डॉट डॉट xn, यहाँ पे ऑल x1, x2, x3 डॉट डॉट xn बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे। इसका एग्जांपल होगा से 1, 2, 5, 6, 7, 10 एंड सो ऑन। जितना भी डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन होगा, जैसे 3 डायमेंशन था, ये n डायमेंशन का होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। अच्छा, इनको जैसे मैंने अभी तक जैसे VR2 लिखा मैंने, तो यहां पर मैंने ऐसे एलिमेंट लिखे 1, 2, 3, 4। आप इनको कॉलम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, और उन्हीं को वेक्टर कहते हैं, और उनके ही सेट को वेक्टर स्पेस कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही लिखा होता है, ऐसे नहीं लिखा होता, ठीक है। लेकिन ऐसे लिखा जा सकता है, मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ठीक है। अब इन पर कुछ क्वेश्चन आए, वो भी देख ले रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर इन R3, R3 को R3 ऐसे भी लिख सकते हैं, R की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ R मतलब रियल नंबर, 3 मतलब 3 डायमेंशनल, इज लीनियर इंडिपेंडेंट R3। इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस ऐसा है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट को दर्शा रहा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब जो उसका जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैट्रिक्स इसमें वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, इन वेक्टर के फॉर्म को मैट्रिक्स में बदल दो, तो हम मैट्रिक्स बदल देते। ये रो मैट्रिक्स के फॉर्म में दिए हुए ना सारी एलिमेंट, तो हम 1, 2, 5, 1, -2, 1, 2, 1, 4, ये हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में बदल दिया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो -8, -1, -2 इंटू 4 -2 2 +5 इंटू 1 + 4 5, तो ये आ रहा -9 -4 +25, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। इसी तरह आप बाकी तीन ऑप्शन को भी देखिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में लगाइए और उनका डिटरमिनेंट निकालिए, ठीक है। यदि इक्वल टू 0 आता है तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, अ सेट ऑफ वेक्टर स्पेस कंटेनिंग 0 वेक्टर इज, सेट ऑफ वेक्टर स्पेस, ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सारे ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें जो ये सारे सेट ऑफ वेक्टर स्पेस हैं, सेट ऑफ वेक्टर है ना, इसलिए इसको वेक्टर स्पेस कहते हैं। यदि इनमें से एक भी वेक्टर ऐसा होता है जो 0 को लेकर चलता है, एक भी वेक्टर 0 हो जाता, तो इसका डिटरमिनेंट क्या निकलता? जब हम इसको मैट्रिक्स में बदलते तो इसकी एक रो 0 0 होती, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आता, मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। बस ये वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया कि यदि वो वेक्टर स्पेस कंटेनिंग 0 वेक्टर को लेकर चलता, तो वो क्या हो जाता, तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता, क्योंकि उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 हो जाता। समझ आ रहा है आपको? अब आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। वैसे यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं कहां से पूछ लिया, सिर्फ डेफिनेशन से ही पूछे गए क्वेश्चन। चलिए, अब हम देखेंगे वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी पूछे गए, है ना। यदि मैं आपसे कहूं कि एक वेक्टर स्पेस वी है, वी क्या है? वेक्टर स्पेस। और एक डब्ल्यू है, वो भी एक वेक्टर स्पेस है। यदि हम कहें कि डब्ल्यू वेक्टर स्पेस वी का सब स्पेस है, तो उसे डिनोट करेंगे ऐसे, और हम क्या कहेंगे? और हम कहेंगे कि डब्ल्यू इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। क्या कहेंगे? डब्ल्यू इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी।
और डब्ल्यू भी एक वेक्टर स्पेस है और वी भी एक वेक्टर स्पेस है, लेकिन डब्ल्यू वी का वेक्टर सब स्पेस है। जैसे जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यदि डब्ल्यू है उसके अंदर जो वेक्टर स्पेस है वो है 1 2 1 1 1 1 इज वेक्टर स्पेस। और एक वेक्टर वी है जो है R3 के बराबर। R3 मतलब उसमें सारे रियल नंबर होंगे जो कि 3 डायमेंशनल होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि W वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि W के जो एलिमेंट हैं वो V में तो आ ही रहे हैं। V में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? V की डेफिनेशन क्या होगी? V की डेफिनेशन होगी एक्स वाई जेड, जहां एक्स वाई जेड ऑल रियल नंबर। एक्स वाई जेड की जगह तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 1 भी आ सकता है, 1 1 1 भी आ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि W इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए एक वेक्टर स्पेस है S1 जो कि R3 का है, मतलब 3 डायमेंशन है। उसकी डेफिनेशन है कि उसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एक S2 है जिसकी डेफिनेशन है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 1 -2 0 1 -1। तो क्या हम कह सकते हैं कि S2 सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस S1 का? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? S1 के एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 ऐसे एलिमेंट है जो x y z में यदि वैल्यू रखेंगे तो 0 बनाते हैं। तो S2 के जो एलिमेंट्स हैं यदि उनको ऐड करें 1 प्लस 1 -2 वो 0 बन रहा है। इनको ऐड करें 1 0 प्लस 1 प्लस -1 इक्वल टू 0 बन रहा है। मतलब S2 के सारे एलिमेंट S1 में आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि S2 वेक्टर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस S1 का। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन भी कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस R3 द सब स्पेस एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 जहां पर y इक्वल टू x है ऑफ R3 इज जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। x और y किस में बराबर है? इसमें बराबर है क्या? नहीं, मतलब ये वाला आंसर नहीं है। इसमें बराबर नहीं है, यहां है बराबर लेकिन यहां नहीं है ना, इसलिए ये आंसर नहीं है। दोनों सब में सारे वेक्टर में यही कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। इसमें हो रहा है बराबर लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें दोनों वेक्टर ऐसे हैं जिसके ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इसलिए आंसर हो गया फर्स्ट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया वेक्टर सब स्पेस से। चलिए अब हम देखेंगे कि बेसिस क्या होता है। देखिए आपके एग्जाम में कभी भी बेसिस के क्वेश्चन आए तो आपको एक कंडीशन ध्यान रखना है कि जब भी बेसिस लिखा है तो मतलब वहां पर लीनियर इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब उसका डिटरमेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में बेसिस पूछा है तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट ध्यान आ जाना चाहिए। कैसे याद रखेंगे? आई बी से याद रख लीजिए। आई बी, आई मतलब इंडिपेंडेंट, बी मतलब बेसिस। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात होगी जब भी बेसिस की बात होगी। चलिए ये यहाँ देखिए कि स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं। ये स्टैंडर्ड बेसिस फॉर्म है V2R मतलब 2 डायमेंशनल, इसके ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 0 0 1, इसी पर क्वेश्चन बना हुआ है। और यदि V3F लिखें तो मतलब 3 डायमेंशन, तो लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस बेसिस के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही पढ़ना कि क्वेश्चन इसके सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया, उसके बाद कभी नहीं आया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात होगी बस। तो ये क्वेश्चन आया था, पूछा है कि स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3F। V3 मतलब 3 डायमेंशन की बात हो रही है। अभी हमने देखा ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस अब ये क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन आया हुआ है लीनियर स्पैन पर। लीनियर स्पैन पर एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक ये क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो करिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट एस इक्वल टू, एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, द वेक्टर ऑफ के फॉर विच ऑफ द वेक्टर्स 3k + 2 3 10 बिलोंग टू द लीनियर स्पैन ऑफ एस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इन दो वेक्टर से इक्वेशन जनरेट करना है जो कि इक्वल टू होगी इसके, मतलब इससे इक्वेशन जनरेट करिए। तो -x + 2y, देखिए इसका -x + 2y इक्वल टू 3k + 2। इसी तरह यहां पर 0x + 1y, मतलब y इक्वल टू 3 और x + 4y इक्वल टू 10। जब भी लीनियर स्पैन का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो y की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो जब यहां रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 और x और y की वैल्यू ये वाली इक्वेशन में रख दीजिए। तो -2 जब रखेंगे यहां पर तो क्या होगा 2 + 6 इक्वल टू 3k + 2, ये 2 से 2 कट रहा है तो k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू आ गई 2, तो आंसर हमारा हो गया 3rd। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि s इक्वल टू, वेक्टर्स लिखिए 4 0 -2 और एक वेक्टर है 3 2 1। ये एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है फॉर विच ऑफ लैम्डा द वेक्टर 1 2 लैम्डा + 5 and 4 belong to linear span of S। सेम क्वेश्चन है, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था बस डेटा चेंज है, तो इसे सॉल्व करिए। मैंने क्या बोला कि इन वेक्टर से इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनेगी क्या, 4x + 3y = 1, 2y = 2 लैम्डा + 5 और -2x + y = 4। तीन इक्वेशन बनी। आप इन दोनों इक्वेशन को लेके साथ में सॉल्व करिए, x और y की वैल्यू निकालिए और y की वैल्यू यहां रख दीजिए ना, यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने सॉल्व किया इन दोनों को, फर्स्ट और थर्ड को, 4x + 3y = 1 माइनस, यदि इसमें हम 2 का इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा, हमने थर्ड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, -4x + 2y = 8 और इनको प्लस कर दो, ऐड किया तो ये कट गया, 5y = 9, यहां से y की वैल्यू आ गई 9/5। y की वैल्यू ये सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए, क्या आएगा 18/5 = 2 लैम्डा + 5, 5 वहां जाएगा तो 18/5 -5 = 2 लैम्डा, 25 में से अब माइनस करेंगे तो क्या होगा -7, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -7/10, ये 2 नीचे जाएगा ना 5 में, तो -7/10, ये आ गया आंसर लैम्डा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपको एक बार अच्छे से सॉल्व करना है ना, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 3 टाइप के होंगे, फर्स्ट है डायलेशन, सेकंड है रोटेशन, थर्ड है रिफ्लेक्शन। एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि डायलेशन क्या होता है। डायलेशन का सबसे आसान शब्दों में मतलब समझिए तो वो होता है जूम करना, या तो जूम इन करना या जूम आउट करना। डायलेशन में क्या करते हैं, जैसे कि ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये इसके कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, इन्हीं कोऑर्डिनेट को वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है, जैसे 1 1 0 1 0 0 और 0 1, है ना।
और हमसे कहा गया है कि अप्लाइंग द डायलेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 2, मतलब हमें जूम करना है 2x, कुल मिला के ये है। तो इसे जूम करना है 2x से, तो हमें उस वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करना है बस। तो जो नया वेक्टर बनेगा वो होगा 2 2 2 0 0 0 और 0 1। ये हमारा नया वेक्टर बना और इन्हीं वेक्टर से ये डायग्राम बना। ये डायग्राम आप देख रहे हैं 2 2 2 0 0 0 और 0 2, ठीक है। मतलब इसे जूम कर दिया, बस डायलेशन में यही करना है और कुछ नहीं। देखिए डायलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, अभी तक तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में। यदि आए तो सिर्फ 2D डायग्राम के ही आएंगे, यदि कभी आए तो, लेकिन मुश्किल आए। लेकिन अब सिलेबस में इसलिए हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायलेशन का मतलब आप समझ गए, डायलेशन मतलब जूम, बस इतना याद रखिए। जिस नंबर से डायलेशन करना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रोटेशन। रोटेशन आप नाम से समझ रहे होंगे, रोटेशन मतलब किसी को रोटेट करना, मतलब घुमाना। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, वही डायग्राम है और इसके ये हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। यदि आपसे कोई बोले कि इसको रोटेट करिए, जहां पर रोटेट करना है मतलब एंगल दिया होगा, किस एंगल से रोटेट करना है, एंगल दिया है थीटा इक्वल टू π/2। इस π/2 से हमें इस डायग्राम को रोटेट करना है। तो जब भी ऐसा आए तो हमें उस वेक्टर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले वो वेक्टर को हमें मैट्रिक्स में बदलना पड़ेगा, मैट्रिक्स में बदलेंगे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ये π/2 की वैल्यू यहां पर रखिए। ये मैट्रिक्स आपको याद रखना है, जब भी रोटेशन की बात आए तो हमें इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब π/2 रखेंगे यहाँ पर, तो जो नया वेक्टर ये मैट्रिक्स बनेगा वो होगा π/2 रखने पर 0 -1 1 और 0। ये वैल्यू तो आपको पता होंगी ना कि cos π/2 क्या होता है ना। और ये जो नया इस वेक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 1 1 1 0 0 0 0 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया, पहले ये रखा फिर ये, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, -1 0 0 -1। अब रो 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 0 0। ये जो नया मैट्रिक्स बना ये है। अब नए मैट्रिक्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या आएगा, -1 1 0 1 0 0 -1 और 0। तो इससे डायग्राम कैसा बनेगा, चलिए यहां पर हम डायग्राम भी बना देते हैं। क्या है, -1 और 1, -1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो मतलब ये आया पॉइंट 0 1 0 1 पॉइंट ये है, ओके। 0 0 ये है, -1 और 0 वो ये, मतलब जो नया डायग्राम बना वो ये रहा। जब इसको हमने π/2 से रोटेट किया तो नया जो डायग्राम बना वो ये रहा। बस इतना सिंपल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है। मैंने π/2 लिया तो π/4 बोल सकते हैं, या 60 एंगल से घुमाइए, 60 मतलब π/3 से, तो यहाँ पर π/3 रख देंगे। और पहले ये रखना है फिर नेक्स्ट वेक्टर रखना है, ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। यदि इन दोनों इसको पहले रखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो ये तो सेम ही नहीं है, मतलब इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट आपको इसको पहले ही रखना पड़ेगा। रोटेशन हो गया। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन नाम से समझ आ रहा है कि किसी चीज से रिफ्लेक्ट होकर आपको बताना है कि इसका नया डायग्राम क्या बनेगा, मतलब रिफ्लेक्शन को बताना है। तो ये डायग्राम आप देखिए, यदि आपसे बोला जाए कि रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, मतलब आपको इस डायग्राम का एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन बताना है कि इसके रिफ्लेक्शन होने के बाद नया डायग्राम क्या बनेगा, उस डायग्राम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। या फिर आपसे बोला जा सकता है कि रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस या रिफ्लेक्शन ओवर एक्स इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई क्या, ये वाली लाइन को कहते हैं एक्स इक्वल टू वाई, ये जो लाइन होती है ना इसे कहते हैं एक्स इक्वल टू वाई। यदि एक्स एक्सिस के ओवर आपको रिफ्लेक्शन बताना होगा तो आपको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा जिसके कोऑर्डिनेट है 1 0 0 -1।
और यदि वाई एक्सिस के यदि आपको रिफ्लेक्शन बताना होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा -1 0 0 -1, और यदि x इक्वल टू वाई तो 0 1 1 0। ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में यदि मैं बदलूं तो इसके क्या हो रहे हैं कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 0 0 0 और 0 1। अच्छा, पहले तो आप खुद ही इसको इमेजिन करिए कि यदि इसका एक्स एक्सिस के यदि रिफ्लेक्शन होगा तो नया डायग्राम कैसे बनेगा। तो इसका नया डायग्राम ऐसे बनेगा, तो ये वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे 1 -1, ये होंगे 0 -1, और ये 0 0 तो है ही, और ये 1 0 है। तो हम एक बार ये वाले मेथड से भी करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 -1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ रहा है 1 1 0 0। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 0 0 -1, ये नया मैट्रिक्स बना। तो इसके कोऑर्डिनेट देखिए 1 -1, तो 1 -1 बिल्कुल, फिर उसके बाद 0 माइनस, उसके बाद है 1 0, ओके 1 0, फिर 0 0, देन 0 -1, बिल्कुल यही कोऑर्डिनेट्स बने। तो मतलब आपको जब भी एक्स एक्सिस से यदि आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है तो आपको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई एक्सिस से दिखाना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू वाई से करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही आपको ध्यान रखना है सिर्फ। चलिए, यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और साथ में इस वीडियो के साथ मैट्रिक्स की ये पूरी सीरीज कंप्लीट होती है, मतलब हमारा थर्ड यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको सारी वीडियो सीक्वेंस से बनाकर मतलब आपके सामने लाया हूँ, सीक्वेंस से बनाइए, आपको सीक्वेंस से ही देखना है, बीच में किसी भी वीडियो को नहीं देखना है, नहीं तो आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। और आई होप आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगती हैं तो आपको ये पूरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को।